तो अगर आपके पास सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश और इनके जैसे 10,000 ऐसे अमेजिंग कैरेक्टर्स हो तो आप क्या करेंगे? मत सोचिए, आपके पास नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे जिनके पास ये है उन्होंने क्या किया, कैसे डीसी शुरू हुआ और कैसे ये एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहा था और आगे क्या होने वाला है, ये सब देखेंगे। क्या तुम्हें पता है कि डीसी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, ये धोखा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं है, इसका फुल फॉर्म है डिटेक्टिव कॉमिक्स। तो डीसी की सबसे पहले मूवीज आना शुरू हुई 1950s में, जहाँ की इनकी सुपरमैन वर्सेस मोलमैन, बैटमैन, सुपरमैन जैसी मूवीज आई, जो कि वार्नर ब्रोस के अंडर नहीं थी, बल्कि लिपर्ड पिक्चर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस ने बनाई थी। फिर 1970s में डीसी कॉमिक्स वार्नर कम्युनिकेशंस के अंडर आ गई और 1989 में आई वार्नर ब्रोस के प्रोडक्शन में पहली डीसी मूवी बैटमैन, जिसमें कि माइकल कीटन बैटमैन बने थे। इस मूवी का बजट था $48 मिलियन, लेकिन इसने कमाए $411 मिलियन और 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी उस टाइम की। और इसकी क्रिटिक्स ने भी काफी तारीफ की थी। इसे बेस्ट डायरेक्शन के लिए एकेडमी अवार्ड मिला था और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला था जैक निकल्सन को बेस्ट एक्टर के लिए, जिन्होंने कि जोकर का रोल प्ले किया था। फिर इसके 2 सीक्वल्स भी आए। 1992 में आई बैटमैन रिटर्न्स, जिसने कमाए 266 मिलियन, बजट था 50 मिलियन, लेकिन ये फर्स्ट वाली के सक्सेस को मैच नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने कहा कि इस मूवी में ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंट सीन्स थे, तो फैमिली ऑडियंस ने इसे अवॉइड किया। फिर 1995 में आई बैटमैन फॉरएवर, जहाँ की माइकल कीटन बैटमैन नहीं थे। क्यों? क्योंकि बैटमैन रिटर्न्स के बैकलैश के बाद थर्ड मूवी को फैमिली फ्रेंडली बनाने के डिसीजन पे माइकल कीटन खुश नहीं थे। बैटमैन फॉरएवर को 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले और ये एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। इसका बजट था 100 मिलियन, लेकिन इसने कमाए 336 मिलियन। इसमें बैटमैन प्ले किया था वैल किल्मर ने। और फिर 1997 में आई बैटमैन एंड द रॉबिन, जिसे कि वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म एवर मेड भी कहा जाता है। इसका बॉक्स ऑफिस भी अच्छा नहीं था, क्रिटिक्स ने भी इसे बहुत नेगेटिव रिव्यूज दिए। क्यों? क्योंकि और इसके रिएक्शंस के बाद वार्नर ब्रोस ने अपकमिंग बैटमैन मूवी कैंसिल कर दी। इसके बाद 2004 में आई कैटवुमन, जो कि इसका बजट था 100 मिलियन, लेकिन कमाए 82 मिलियन। इसे 7 अवार्ड्स भी मिले। कैसे? अरे सुनो तो, इसे अवार्ड्स मिले वर्स्ट पिक्चर, वर्स्ट एक्ट्रेस, वर्स्ट डायरेक्टर, वर्स्ट स्क्रीन प्ले के लिए गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स की तरफ से, जो कि एक पैरोडी अवार्ड्स होते हैं। इस मूवी को क्रिटिसाइज किया गया इसके डायरेक्शन, सीजीआई, एडिटिंग, प्लॉट और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा। फिर 2005 में आई कियानो रीव्स की कॉन्टेस्टाइन, जिसे कि मिक्स रिएक्शन मिले थे और इसके सीक्वल का डेवलपमेंट अभी चल रहा है और कियानो रीव्स भी रिटर्न करेंगे। और ये समय था सुपर हीरो मूवीज के गोल्डन टाइम का। इसमें हमें मार्वल की तरफ से सैम राइमी की स्पाइडरमैन, एक्समैन, हल्क और आयरन मैन जैसी फिल्में दिखी। और इस समय डीसी भी पीछे नहीं था। इस टाइम यानी 2005 से लेकर 2008 तक डीसी की तरफ से आई क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन ट्रिलॉजी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज में गिनी जाती है। इस ट्रिलॉजी में बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस आई। बैटमैन बिगिंस एक रिबूट था और इसने कमाए थे $373 मिलियन, लेकिन ये माइकल कीटन की बैटमैन रिटर्न से कम था, जिसने कि कमाए थे $411 मिलियन 15 साल पहले। फिर आई द डार्क नाइट, जिसने कि पूरा मूवीज का मार्केट ही हिला दिया। इसने 1 बिलियन का बॉक्स ऑफिस टच किया, 2 ऑस्कर्स जीते और 6 में नॉमिनेट हुई। इसके बाद ट्रिलॉजी का थर्ड पार्ट आया 2012 में और इसने भी 1 बिलियन टच किया। इन्हीं बीच आई थी सुपरमैन रिटर्न्स, वॉचमैन और ग्रीन लैंटर्न, जिसमें सुपरमैन रिटर्न्स थर्ड पार्ट था सुपरमैन 1 और सुपरमैन 2 का, जो कि 1980s में आई थी। और 2011 की रायन रेनॉल्ड्स की ग्रीन लैंटर्न, जो कि बॉक्स ऑफिस डिसअपॉइंटमेंट थी, 200 मिलियन के बजट में केवल 219 मिलियन ही कमा पाई थी। फिर वार्नर ब्रोस ने इसके सीक्वल्स कैंसिल कर दिए और मार्वल को देखा, जो कि अपना एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहा था। तो डीसी ने भी अपना एक डीसी एक्सटेंडेड सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस कर दिया मैन ऑफ स्टील के साथ में, जो कि 2013 में आई और इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे मिक्स्ड रिव्यूज दिए। लेकिन इसी समय मार्वल ने अपनी पहली क्रॉसओवर मूवी द एवेंजर्स रिलीज कर दी थी और डीसी ने क्या किया? डीसी ने वेट किया। 1, 2, 3 साल बीत गए, लेकिन डीसी की तरफ से कुछ नहीं आया। लेकिन ये 3 साल इन्होंने ऐसा मास्टर प्लान बनाया जो कि 2016 में जाके खत्म हुआ। 3 साल बाद इन्होंने निकाली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और फिर 2017 में जस्टिस लीग। ये तो ऐसी बात हुई कि मार्वल ने आयरन मैन निकाली, फिर सिविल वॉर जिसमें कि कैप्टन अमेरिका को मार डाला और फिर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर।
डीसी ने पहले स्टैंड अलोन मूवीज ना बनाते हुए डायरेक्टली क्रॉसओवर मूवीज बना दी, जो कि एक अच्छा मूव नहीं था। फिर डीसी ने कहा कि हम अभी पहले स्टैंड अलोन मूवीज बनाएंगे, और फिर मूवीज आई जैसे एक्वामैन, शज़ाम, जो कि एक यूनिवर्स में थी जिसे कि डीसीयू कहा जा रहा था। और इसी बीच इन्होंने हेनरी कैविल को निकाल दिया, क्यों क्या पता। और इसी बीच आई जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, जिसकी एंडिंग टोटली डिफरेंट थी जस्टिस लीग से। फैंस ने डिमांड किया कि हमें जैक स्नाइडर का यूनिवर्स देखना है, लेकिन डीसी ने जस्टिस लीग के हिसाब से आगे की मूवीज प्लान कर रखी थी, जिसमें की थी फ्लैश और फ्लैश, बस। फिर इसी बीच आई जोकर और द बैटमैन, जो कि डीसीयू का पार्ट नहीं थी लेकिन अलग यूनिवर्स में सेट थी। इसके अलावा भी एक ब्लैक सुपरमैन पर भी मूवी डेवलपमेंट में है, जो कि अपने एक अलग यूनिवर्स में सेट होगी। इसी कंफ्यूजन के बीच आई ब्लैक एडम, जिसने की पूरी हायरार्की ही चेंज कर दी। हेनरी कैविल ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ, फिर थोड़े दिन बाद कहा कि मैं जा रहा हूँ। और ये सब कम नहीं था कि वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी का मर्जर हुआ। सारी हायरार्की सच में चेंज हो गई। जेम्स गन बने सीईओ और बोले कि सब जाएंगे, मैं किसी को वापस नहीं लाऊंगा, चाहे फिर वो सुपरमैन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी वाइफ का रखूंगा, जो कि पूरे डीसी यूनिवर्स का रिबूट होगा एज़रा मिलर के फ्लैश के बाद। लेकिन उससे पहले 2 मूवीज आ रही है, शज़ाम 2 और एक्वामैन 2, जिसमें ऐसे रूमर्स है कि जेसन मोमोआ एक्वामैन छोड़कर लोबो प्ले करेंगे रिबूट के बाद। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मूवीज का कुछ मतलब नहीं रहेगा आगे की मूवीज में, जो कि डीसी स्टूडियोज के अंदर रिलीज की जाएगी। और ये नई मूवीज की स्लेट अनाउंस होगी इसी मंथ, डीसी स्टूडियोज के अंडर जेम्स गन करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो कोई अपडेट्स नहीं आएगी तो उस पर बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो।